this diagram in front of us, it is the structure of plasma membrane. हमने बोला सबसे बाहर की लेयर है सेल वॉल, उसके बाद जो लेयर होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, राइट. जो सेल मेम्ब्रेन होता है मतलब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है. आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन कि प्रोटीन कैसे अरेंज्ड है. मैंने ये सवाल पूछा था, वो क्वेश्चन गलत लिखा है. प्रोटीन कैसे अरेंज्ड हैं ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने. तो एक प्रोटीन उसके अंदर का यहाँ दिखाया हुआ है, हेड है और दो पैर है. यहाँ देखो, हेड दो पैर, हेड दो पैर, हेड दो पैर. दैट इज़ हाउ दे आर अरेंज्ड. सो ये ऊपर की लेयर है, हेड एंड लेग, हेड एंड लेग. तो नीचे भी तो वैसा ही लेयर है, हेड एंड लेग, हेड एंड लेग, हेड एंड लेग. सो व्हाट इट इज़ सेइंग कि इट इज़ द बाय लेयर. दो लेयर है, एक वन लेयर एंड द सेकेंड लेयर. लेट्स से दिस फर्स्ट लेयर ऊपर है तो सेकेंड लेयर नीचे है. सो हाउ इज प्रोटीन अरेंज? दे आर अरेंज in the double layer. My question for you, we just pause for a minute. So here we have studied cell wall. मतलब सबसे बाहर की लेयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल. सो ये है हमारा सेल वॉल. और उसके बाद की जो लेयर है सेकेंड वाली वो है सेल मेम्ब्रेन, राइट. तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, दैट इज़ अ क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चंस रिपीट करना पड़ेगा मुझे बिकॉज यू हैव चेंज द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रोटीन कैसे अरेंज्ड है. मैंने अभी डायग्राम में दिखाया और ये जो डायग्राम इसमें और अच्छी तरह क्लियरली दिखेगा. एक प्रोटीन ऐसा है, दूसरा प्रोटीन ऐसा है, ठीक है. एक प्रोटीन ऐसा है, दूसरा प्रोटीन ऐसा है. तो कितने लेयर हैं, एक दो, टू लेयर्स. सो द क्वेश्चन इज हाउ इज़ द प्रोटीन अरेंज. लेट्स रीड दिस मोर. पेज नंबर 68 में है ये. प्रोटीन आर एम्बेडेड इन टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर. इसको फॉस्फोलिपिड लेयर बोलते हैं क्योंकि इसका जो हेड है वो वाटर लविंग है और ये लिपिड लविंग है. दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड. ओके, इसे फॉस्फोलिपिड लेयर बोलते हैं, ठीक है. और टू layers. The question was how are they arranged? How is protein arranged into two layers? What is the quality that makes it for the entry of other substance? दूसरे substance अंदर entry नहीं कर पाते या कर पाते हैं, वो किस वजह से? Because it is selectively permeable. फिर एक question था which property makes water and salt enter into the cell? Again the answer is selectively permeability of plasma membrane. देन वी हैव कुछ भी बाहर चेंज होता है तो कैसे वो होम्योस्टेसिस के थ्रू बचाता है. बिकॉज अगेन सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी. सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी मीन्स इट डजंट अलाउ एवरीथिंग टू गो इनसाइड और डजंट अलाउ एवरीथिंग टू गो आउटसाइड. वो चुन चुन के अंदर भेजता है और चुन चुन के बाहर भेजता है, राइट. अब अंदर बाहर भेजने का काम कौन करता है, जो प्रोटीन्स हैं. लेट्स सी दिस डायग्राम. You are watching some video na? Where is that video? This video. This was the video we are talking about plasma membrane के बारे में. And ये है phospholipid bilayer. दो लेयर है इसलिए बाइलेयर बोल रहे हैं. और फिर इसके अंदर से चीज़ें कैसे पास होती है, ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन होता है. और वो प्रोटीन कैसे लगा होता है, दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे, या तो वो सेंटर में अरेंज्ड होता है या ऊपर ऊपर अरेंज होता है. आई शो यू, इट्स गोइंग टू कम राइट हियर. हाँ, अब आपको जितने भी ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर ऑल प्रोटीन्स. अब ये क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक अ डोर. तो चीज़ों का अंदर जाना और चीज़ों का बाहर जाना किसके थ्रू होता है, इन चैनल्स के थ्रू होता है. सो बार बार हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल क्योंकि उनके जो डोर्स हैं वो चेक करके भेजते हैं. आर यू अलाउड टू गो आउटसाइड, आर यू allowed to go inside, just like that.
तो पानी का, सॉल्ट का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री और एग्जिट कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ये जो क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. व्हाट डू यू कॉल इट? सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, राइट? लेट्स टॉक अबाउट the next topic, diffusion and osmosis, जिसका video already it's been shown to you. What is diffusion? चलो let's see this video. It's very interesting. Imagine करो कि आप एक बहुत बड़े ओशन के बीच में फंस गए हो राफ्ट पे और कोई खाना नहीं है. Let's hear what she has. If you have any doubt, you ask, okay? Of the ocean. You don't have any emergency food or water, but you also know that humans can only survive about 3 days without fluids. Should you drink seawater or not? Stick with us. We're going to find out and also review hypertonic, hypotonic, and isotonic solutions along the way. Cells have a very finite range of conditions in which they can survive. If it's too hot, too cold, too watery, too salty, too acidic, or too basic, they can't function properly. We're going to explore what happens when you place a cell in a solution that is much more salty, hypertonic, much more watery, hypotonic, or has an equal salt concentration, isotonic. Remember that cell membranes are selectively permeable. They allow certain particles to pass through, but not others. Usually larger molecules can... Okay, again they are using this quality. कौन सा वर्ड होगा सेल मेम्ब्रेन के लिए? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. परमिएबल, सेलेक्टिव इसलिए सबको अंदर एंट्री नहीं देता. परमिएबल मीन्स विच इज़ अलाउइंग. जैसे ये डायग्राम में यू कैन सी व्हेन दिस मॉलिक्यूल ट्राई टू एंटर हियर इट वाज नॉट अलाउड. दिस प्रोटीन पाथवे वाज नॉट लेटिंग दिस मॉलिक्यूल गो हियर. So this is what it says, selective permeability of plasma membrane. Fit through the membrane without special channels. The cell membrane is fitted with special protein channels called aquaporins, which allow water molecules to pass through without expending energy. However, the ease with which the water molecules can cross is going to depend on something called the concentration. Concentration is a measure of how much solute there is per volume of solvent. In other words, अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कॉन्सेंट्रेशन के लिए. अगर आपके घर में ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर यू टेक, उसके अंदर आप 1 स्पून चीनी मिला सकती हो, राइट? लेकिन आप कोशिश करोगे तो भी आप 1 ग्लास चीनी नहीं मिला पाओगे 1 ग्लास पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर जो स्पेस है, जितना स्पेस वो चीनी को ले सकता है ले लेगा. मे बी 2 स्पून 3 स्पून, बट 1 ग्लास पानी के अंदर 1 ग्लास चीनी तो मिल ही नहीं सकती ना. इट विल नॉट डिजॉल्व. चीनी नीचे इकट्ठी दिखेगी आपको. यू ट्राई दैट, यू विल नेवर गेट इट बिकॉज of this reason. Let's hear. Whether the liquid is more salty or more watery, we'd usually expect that the molecules would follow a process called diffusion. They would flow from areas of higher to lower concentration. Eventually, they will reach equilibrium, where there will be an equal concentration on both sides of the membrane. However, in the case of a liquid like salt water, the salt molecule... अच्छा, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का. जब कोई मेम्ब्रेन होता है और जब मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, यू कॉल दैट एज ऑस्मोसिस. मतलब एक मेम्ब्रेन है. अब यहाँ सामने देखो, देयर इज़ अ मेम्ब्रेन. अब इस मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अभी आप विदाउट दिस मेम्ब्रेन यू आर वर्किंग. इफ़ देयर इज़ नो मेम्ब्रेन हियर, देन दिस बिकम्स डिफ्यूजन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आप डाइनिंग रूम में, बाहर के रूम में बैठे हो, ठीक है ना. अंदर के रूम में शरण्या ने परफ्यूम की बॉटल तोड़ी. तो थोड़ी देर में जब तोड़ी, उसके विद इन फ्यू मिनट्स यू गेट द स्मेल आउटसाइड. मिलेगा कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? जहाँ परफ्यूम की बॉटल टूटी वहाँ ज़्यादा स्मेल था, कॉन्सेंट्रेशन हाई था. जहाँ आप बाहर बैठे थे वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम था. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वो स्मेल ट्रैवल कर रहा था. सो दैट डिडंट हैव अ मेम्ब्रेन. कोई मेम्ब्रेन नहीं था कि मेम्ब्रेन को पास किया. सो दिस इज़ डिफ्यूजन. ओके, एंड व्हेन देयर इज़ अ मेम्ब्रेन यू कॉल दैट एज ऑस्मोसिस. Now listen to this. Are much, much too big to fit through the membrane.
so the only particle that can move is water. Let's look a little more closely. Water molecules are highly attracted to salt molecules. They cluster around salt and really don't want to move. The positive parts of the water molecule stick to the negative parts of the sodium chloride, and vice versa. The interactions between oxygen and sodium and between hydrogen and chlorine are called ion-dipole interactions, which you might remember from chemistry. Water molecules that are not stuck to a molecule of salt are far more likely to relocate. Today we're going to immerse a cell in 3 kinds of liquids: a very solute-rich liquid, a very watery liquid, and a liquid that's in between. Then we'll see what happens to the water molecules. In this first scenario, the liquid surrounding the cell has many molecules of solute in it. This liquid is hypertonic compared to the cell. It has a much higher concentration of solute particles and a much lower concentration of water. Unfortunately, the solute molecules can't pass through the membrane to reach equilibrium, but water molecules can. The molecules of water on the outside of the cell are going to be obstructed from passing through by the many molecules of solvent. However, the molecules on the inside have much less solvent getting in the way. Water will begin rushing out of the cell. Some water will come in, but the net movement, the overall movement, of the water molecules will be outwards, and the cell will shrink. We call this cell contraction plasmolysis. This is also how pickles are made. Now let's immerse a cell in a much less concentrated solution, a hypotonic solution. Compared to the cell, it's much less salty. Some water molecules will exit the cell, but even more will rush in because they aren't obstructed by solute particles. The cell grows in size, and it may even undergo cytolysis and burst. Placing a cell in an isotonic solution, where the concentrations inside and outside are equal, is much more pleasant. Equal amounts of water molecules continue to pass in and out of the cell. The system is in dynamic equilibrium. Particles are continuing to move, but the net movement is 0. The cell neither grows nor shrinks and is much more likely to survive. Now let's return to our seawater question. Seawater is incredibly salty, much more salty than our body's cells. Since it's such a hypertonic solution, if you immersed your cells in it, they would shrivel up and die. The real danger, however, lies in how your kidneys would react to the seawater. Your kidneys would attempt to remove the toxic levels of salt by using water pulled from your cells. Your body would actually use more water in removing the salt than was originally contained in the seawater itself. In summary, drinking seawater is a lousy idea even in extreme circumstances. You're better off drinking your own pee. So there